जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 आपको पता है कि 1 to 5 में कंप्लीट जीएस सेक्शन देने की बातें कही गई है। हालांकि इसका जब नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा तो ही क्लियर होगा कि ये कंप्लीट सिर्फ जीएस सेक्शन रहेगा कि जीएस सेक्शन में भी और कुछ पोर्शन ऐड कर सकती है। खैर इस पर तो अलग अलग वीडियो में हम चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन इस वीडियो के पीछे हमारा खास उद्देश्य ये है कि जीएस सेक्शन चूंकि सबके लिए कॉमन है, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो, तो जीएस सेक्शन में साइंस का एक अलग इंपॉर्टेंस रोल है। आर्ट्स हो, साइंस हो, करंट हो, यही चीज तो रहना है उसमें। एक बायो से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और बीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करती है, बायोलॉजी का एक अलग सा अपना महत्व है। तो स्पेशल बायोलॉजी के 25 क्वेश्चंस को अभी रमोद सर आपके पास बिहार सुपर टेट के लिए स्पेशल जीएस के अंतर्गत डिस्कशन कराएंगे, और बहुत इफेक्टिव डिस्कशन कराएंगे। और सर का 15 साल प्लस का अपना एक अनुभव भी है पढ़ाने का, तो हम चाहते हैं कि इस क्लास को आप करें, एक आइडिया भी आपको आए कि जीएस से किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। और इससे रिलेटेड चूंकि बैच भी यहाँ पर स्टार्ट है, वहाँ पर भी बायो रमोद सर पढ़ाएंगे, तो एक तरीके से ये डेमो भी आपका हो जाएगा कि आखिर यहाँ जो बैच चलेगी किस तरीके से चलेगी, कैसे टीचर इसमें पढ़ाते हैं, एक आइडिया इसका भी आपका आ जाएगा। तो चलिए समय आपका नहीं लेते हुए रमोद सर अभी लगातार क्वेश्चन आपको कराएंगे, और 25 क्वेश्चन से कम 100 क्वेश्चन के बराबर लाभ आपको जरूर होगा, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अब आइए आप लोग को मैं 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कराता हूं। जैसे कि अभी सर ने बताया है, बायोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और आपको शिक्षक में जीएस में जो है, अब तो बीपीएससी ले रही है, तो बीपीएससी अपने अनुसार लेगी। ठीक है, तो अपने अनुसार जब लेगी तो उसमें ये बायो से ही सवाल रहेगा ही। आइए 25 क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए। अब देखो, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है, सबसे पहले आप जानो कि एटीपी ये होता क्या है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं, यानी ऊर्जा का सिक्का भी बोलते हैं। ठीक है, तो एटीपी का एडीपी में परिवर्तन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहले जब एनर्जी बनेगा तो एडीपी से एटीपी बनेगा। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इसका होता है। ठीक है, और इसमें 2 गो फॉस्फेट जुटा हुआ है, और इसमें 3 गो फॉस्फेट है, तो एडीपी से एटीपी बनेगा। अब फिर एटीपी से एडीपी में टूटता है। क्वेश्चन आपका कर रहा है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तब क्या होता है, एनर्जी निकलती है, तब ऊर्जा उत्पन्न होता है। और ऊर्जा उत्पन्न होता है जिसके चलते आप देखिएगा हम लोग के शरीर में एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो ये एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। हार्मोन, हार्मोन जो है शरीर में जो है, हमारे शरीर के क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का काम करता है हार्मोन। ठीक है, और सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, सभी प्रोटीन हार्मोन होते हैं। इंजाइम, इंजाइम जो है ये भोजन को पचाने का काम करता है, और सभी इंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन इंजाइम नहीं होते। हार्मोन में क्या है, जो हार्मोन है वो प्रोटीन है, जो प्रोटीन है वो हार्मोन है। लेकिन इंजाइम में जो इंजाइम है वह प्रोटीन है, लेकिन जो प्रोटीन है वह इंजाइम नहीं है। इस चीज को याद रखना है। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट देखिए। उपापचय मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में रखी जाती है। हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में रखी जाती है, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट के रूप में। एडीपी से एटीपी टूटता है। आप देखो, एक होता है एएमपी,
एएमपी ये होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसमें एगो फॉस्फेट जुटेगा तो ये बन जाएगा एडीपी, और फिर एडीपी में से एगो जुटेगा फॉस्फेट तो ये बन गया एटीपी, और टूटेगा भी तो इसी तरह टूटेगा। एटीपी में से एगो फॉस्फेट निकलेगा तो ये बन जाएगा एडीपी, और एडीपी में से एगो फॉस्फेट निकलेगा तो ये बन जाएगा एएमपी। तो उपापचय मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो एटीपी के रूप में। ठीक है, ग्लूकोज जब टूटेगा, ग्लूकोज जब टूटेगा तो उस क्रिया को हम लोग क्या करेंगे? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस में ही एक अणु ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण होता है ग्लाइकोलाइसिस में। और ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ये तीनों वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो ये ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ईएमपी पाथवे के नाम से। तो ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और जब ग्लूकोज बनेगा तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनेसिस कहेंगे। यानी ग्लूकोज का जब निर्माण होगा तो ग्लाइकोजिनेसिस, और ग्लूकोज जब टूटेगा तो ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। ठीक है, तो उपापचय के रूप में परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में रखी जाती है? तो एटीपी के रूप में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन से एटीपी का अणु कितना उत्पन्न होता है? ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझो साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, और उसके बाद हो गया ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों में जो है ये आपको ग्लूकोज का ये अपघटन होता है श्वसन की क्रिया में। तो कोशिका द्रव में जो श्वसन की क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसको हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, और ऑक्सी श्वसन में ये आप देखिएगा एक अणु ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण होता है, और ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यहाँ पर 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी क्या हो जाता है? खर्च हो जाता है। बच गया कितना? 2 एटीपी बचता है। कितना बचेगा? 2 एटीपी बचेगा। ठीक है, अब आप देखिएगा 2 एटीपी का निर्माण हुआ। अब आप इसको ऐसे समझो, मान लो कि आप कोई बिजनेस व्यापार करते हो, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, आप मित्र से उधार ले तो बैंक से लोन ले तो जैसे दिए वापस कर दिए। तो यहाँ पर बनेगा 4 एटीपी। इसको एनर्जी की आवश्यकता है तो 2 एटीपी ये कर्ज लिया है, और यहाँ पर ये 2 एटीपी सेल को लौटा देगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना? हमको 2 एटीपी ही बचेगा। बाकी ग्लूकोज कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन की क्रिया होती है उसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और यहाँ पर जो श्वसन की क्रिया होती है उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। क्या कहेंगे? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र कहते हैं। पूछता है एग्जाम में कि क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है। ठीक है, तो एक क्रेब्स साइकिल हो गया। यहाँ पर जो है 36 एटीपी का निर्माण होता है, एक 36 एटीपी, और पूरे प्रक्रिया में एक अणु ग्लूकोज से कितना बन गया? 38 एटीपी का निर्माण होता है। यानी 36 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया वाला और 2 एटीपी जो हो गया ये आपको कोशिका द्रव वाला, तो दोनों मिला के 38 एटीपी का निर्माण होता है। आपका क्वेश्चन है ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी के अणु कितने उत्पन्न होते हैं? तो 38 एटीपी का अणु उत्पन्न होता है। तो एक अणु ग्लूकोज से कितना एटीपी का निर्माण होता है? तो ये 38 एटीपी का निर्माण होता है।
क्लियर। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है, तो ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस में एक अणु ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण होता है, यानी ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा, उसी को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। अभी हमने बताया ईएमपी पाथवे क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है 3 वैज्ञानिक मिलके ये ईएमपी पाथवे दिए हैं। ईएमपी 3 वैज्ञानिक के नाम पर है, ठीक है। ये एम्बडेन, मेयरहॉफ और पारनास, ये तीनों वैज्ञानिक हैं। इम्बेडेन, मेयर ऑफ पारनास, ये तीनों वैज्ञानिक हैं। इन्हीं के नाम पर ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लूकोज निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लूकोज निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। क्लियर। अब देखो मंड का ग्लूकोज का मंड में चेंज हो जाता है। ये ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है और मंड पॉलीसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड जल में घुलनशील होता है, मंड जो है ये पॉलीसेक्राइड है, जल में घुलनशील नहीं होता है, लेकिन स्टार्च जिसको बोलते हैं। लेकिन कुछ अपवाद होता है, जैसे कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वह स्टार्च का बना होता है, मंड का बना होता है, तो वह जो है घुलनशील होता है, जो अपवाद है। अगर नहीं घुलेगा तो कैप्सूल के अंदर का चीज हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज, तो ये फ्रुक्टोज जो है ये दोनों मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। गैलेक्टोज ये जल में घुलनशील होता है, प्रोटीन ग्लूकोज में ये क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन होता है। तो कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से, कार्बनिक यौगिक का विखंडन मतलब जैसे देखो ये C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है, प्लस 6O2, ये क्या हो गया? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ये ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो ये कैटाबोलिज्म होगा। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है कि शरीर में कुछ चीज का टूटना, और एनाबोलिज्म का मतलब होता है शरीर में कुछ चीज का निर्माण होना। तो कैटाबोलिज्म का मतलब कुछ चीज का टूटना, और एनाबोलिज्म का मतलब कुछ का निर्माण होना। तो यहाँ ग्लूकोज टूट रहा है, जिसके फलस्वरूप हमको कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन क्या होता है? कैटाबोलिज्म, अपचय, ठीक है। तो इसके द्वारा हमको ऊर्जा का उत्पादन होता है, एनर्जी हमको मिलता है, ठीक। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। यानी श्वसन की क्रिया जो है वो कितने बार? 14 से 18 बार। और न्यूली बॉर्न चाइल्ड में ये ज्यादा होता है। न्यूली बॉर्न चाइल्ड में ये 20 से 25 बार 1 मिनट में सांस लेता है। लेकिन एक वयस्क व्यक्ति जो है 14 से 18 बार, कहीं कहीं 16 से 18 बार दिया रहता है, वो भी सही है। तो 14 से 18 बार जो है वो सांस लेता है 1 मिनट में। कितना? तो 14 से 18 बार जो है वो श्वसन का कार्य करता है, ठीक है। अब देखो श्वसन में ये मनुष्य में फेफड़ा की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और फेफड़ा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी। क्या कहेंगे? फेफड़ा के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहेंगे। अब मनुष्य में फेफड़ा की संख्या 2 होती है। इसका औसत वजन कितना होता है? 1300 ग्राम होता है। इसका औसत वजन कितना? 1300 ग्राम होता है।
और फेफड़ा एक झिल्ली से घिरा होता है जिसको क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं, फुफ्फुसावरण, क्या कहेंगे, इसको प्लूरा कहते हैं। तो फेफड़ा एक झिल्ली से घिरा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। और मनुष्य में फेफड़ा की संख्या 2, इसका औसत वजन 1300 ग्राम होता है, ठीक है। और एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार श्वास लेता है। क्लियर। हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। सबसे पहले समझो कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है। तो इसको निष्क्रियता बोलते हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल स्तनधारी और पक्षी को छोड़ के, उष्ण रक्तीय प्राणी को छोड़ के बाकी जितने भी बचते हैं सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, शीत रक्तीय प्राणी है। और ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन 2 क्रिया होती है। तो हाइबरनेशन में जब जाएंगे तो ये 4.5 महीना के लिए, 4.5 महीना, और एस्टिवेशन में जाएंगे तो 1.5 महीना। ये जाड़ों में, ये गर्मियों में, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पर ही एक्टिव रहते हैं और उस कंडीशन में वो निष्क्रिय हो जाते हैं। आप देखिएगा, अपना बचपन याद करो। आपके बचपन में घर में जो बल्ब लगा रहता था पीला वाला 100 वाट का, तो जब कस के ठंडा पड़ता था तो देखिएगा उसी के आसपास छिपकली बैठी हुई रहती थी। शिकार करना, चलना फिरना सब बंद, क्योंकि वो इनएक्टिव हो गई। और इनएक्टिव हो गई तो सिर्फ वो निष्क्रिय हो गई, शिकार उकार कुछ नहीं करेगी। तब मेढक भी जब हाइबरनेशन में जाएगा, ये लोग रूम टेम्परेचर पर ही एक्टिव रहते हैं। ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो वो निष्क्रिय, नीचे आएगा तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे। तो जब यह रूम टेम्परेचर पर ही एक्टिव रहेंगे, तब मेढक जब हाइबरनेशन में जाएगा तो ये नम त्वचा द्वारा सांस लेता है, ठीक है। मेढक 3 अंग से सांस लेता है। एक त्वचा के द्वारा, मिट्टी में जब धंसा रहेगा तब, उसके बाद एक लेता है फेफड़ा द्वारा। फेफड़ा द्वारा कब, जमीन पर रहेगा, भूमि पर रहेगा तब। और एक लेता है मुख गुहा। मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी के द्वारा लेता है। तब बक्कल कैविटी के द्वारा कब लेगा, तब बक्कल कैविटी के द्वारा जब पानी में रहेगा, जब पानी में रहेगा तब बक्कल कैविटी के द्वारा श्वास लेता है, ठीक है। तब मेढक 3 अंग से 3 जगहों पर सांस लेता है। तो हाइबरनेशन के समय का मेढक का ये नम त्वचा द्वारा, बाह्य गिल्स नहीं, सीधे गिल्स द्वारा कौन लेता है, मछली। मछली द्वारा, फेफड़े और ब्रोंकोफिजियल लाइनिंग द्वारा, बाह्य गिल्स और फेफड़े द्वारा। और फेफड़ा के द्वारा कौन कौन लेता है, तो जितना स्तनधारी है सो, जितना पक्षी है सो, और जितना सरीसृप रेप्टाइल है सो, जैसे सांप, छिपकली, घड़ियाल, मगर, डायनासोर, ये सब जो है फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। क्लियर। मनुष्य में निश्वसन, वायु में ऑक्सीजन की कितनी % होती है। अब देखो, एक होता है ब्रीदिंग, ये हो गया श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। और इसमें आपको ये आपका हो गया इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, अंतः श्वसन। और एक होता है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन में अब देखो, ऑक्सीजन हम कितना % लेंगे, वायुमंडल में 21% है, वो लेंगे। जब 21% हम लेंगे तो छोड़ेंगे तो इसमें क्या रहेगा, 16%। ये 17% रहेगा इसमें। ये 17%। CO2 कितना % रहेगा, 0 जितना वायुमंडल में 0.03%। और इसमें रहेगा तो 4%। उसके बाद ये आपको नाइट्रोजन N2 78%, जब छोड़ेंगे तो 78% रहेगा। यानी और नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
वो कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, तो निश्वसन, बाह्य श्वसन कहिए या निश्वसन कहिए, निश्वसन में मनुष्य में निश्वसन वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 17%। यानी जो हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसमें कितना परसेंट वायु होता है, 17% ऑक्सीजन होता है। और CO2 कितना परसेंट, 4% होता है। लेकिन जब लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन रहता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और 78% नाइट्रोजन रहता है। जब हम छोड़ेंगे उसमें 17% ऑक्सीजन, 4% ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड और 78% जो है उसमें नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन के परसेंटेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होता है? मेढक का टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा समझते हैं? जब देखिएगा बरसात में पहली बारिश होगी, एक पूंछ वाली मछली निकलती है जिसको बच्चे लोग खूब पकड़ के खेलते हैं, बेंग मछली बोलते हैं। वो मेढक का टेडपोल लार्वा स्टेज है। और लार्वा जो है गिल्स से सांस लेता है। इसमें श्वसन अंग नहीं होता है, लेकिन परंतु श्वसन अंग नहीं होते लेकिन सांस लेता है। मेढक का टेडपोल लार्वा जो है में होता है। काकरोच किसके द्वारा लेगा? ट्रैकिया के द्वारा हो लेता है श्वास। और केचुआ किसके द्वारा लेगा? त्वचा के द्वारा। यानी एनालिडा ग्रुप के जितने भी जीव है सबका मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? त्वचा होता है, स्किन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, तिलचट्टे में जस्ट इससे पहले वाला आएगा। तिलचट्टे में श्वसन अंग क्या है भाई? तो ट्रैकिया है। फेफड़ा के द्वारा कौन कौन लेता है? स्तनधारी, त्वचा के द्वारा शोषण कौन कौन करेगा? स्तनधारी, सरीसृप और पक्षी। ये सब का श्वसन अंग। गिल्स किसका हो गया? मछली का। क्यूटिकल जो है ये वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन ये पौधा में होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन यानी बाहरी उप त्वचा के द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उसको हम लोग क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन भी बोलते हैं। 95% पौधा में ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ये आपको स्टोमाटा रंध्र के द्वारा होता है, लेकिन 5% जो होता है ये आपको क्यूटिकुल और लेंटिस सेल के द्वारा भी होता है। क्लियर? तो तिलचट्टे का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया है। नेक्स्ट, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑक्सीकरण ग्लूकोज का कहाँ होगा? कहाँ टूटेगा? कहाँ टूटेगा? तो कोशिका द्रव में। ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है? तो कोशिका द्रव में हो रहा है। ठीक है, कोशिका द्रव में ये ग्रेना जो होता है ये हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक में ग्रेना पाया जाता है। और इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी ये प्रकाशिक अभिक्रिया होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रकाशिक अभिक्रिया होता है ये ग्रेना में। राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग यानी कोशिका में सबसे छोटा कौन है? राइबोसोम। और सबसे बड़ा कौन है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। सबसे बड़ा है न्यूक्लियस केंद्रक और सबसे छोटा है राइबोसोम। और राइबोसोम का खोज कौन किए? प्लेडे के द्वारा किया गया, इसलिए इसको प्लेडे पार्टिकल भी बोलते हैं। प्लेडे पार्टिकल भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेडे पार्टिकल भी कहा जाता है। तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल
कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ठीक, एटीपी का संश्लेषण क्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी, ऊर्जा शोषी। एटीपी का संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा शोषी कहते हैं। क्लियर? श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है। अब देखो श्वसन में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट से प्रतिक्रिया करेगा। ग्लूकोज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट से प्रतिक्रिया करेगा, और कार्बोहाइड्रेट से प्रतिक्रिया यानी ग्लूकोज से प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटेगा। इसमें विखंडित होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल में उसका विघटन होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन पचने के बाद जो ग्लूकोज बचता है वो हमारे ये अग्न्याशय में ये अल्फा सेल पाया जाता है, जहां से एक हार्मोन निकलता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, यह हार्मोन क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर देगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर देगा, और यह ग्लाइकोजन के रूप में ये कहाँ स्टोर हो जाएगा? लीवर में। ठीक है, आज जब हम फास्टिंग करेंगे तब फिर वह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करेगा? इंसुलिन करता है, ये इंसुलिन करेगा। इंसुलिन, इंसुलिन करेगा, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। इसी इंसुलिन की कमी के कारण देखिएगा ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ग्लूकोज, इसको डायबिटीज कहेंगे। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो हाइपरग्लाइसेमिया, और लेवल घटेगा तो हाइपोग्लाइसेमिया। एक स्वस्थ व्यक्ति में खाली पेट ग्लूकोज का लेवल जो है 170 से 110 होता है, और भोजन करने के बाद 110 से 140। तो खाली पेट इसके बीच में है तो ठीक है, और भोजन करने के बाद इसके बीच में तो ठीक है। अब अगर घटेगा तो दो, इसमें अगर घट गया और इससे बढ़ गया तो आपको ब्लड शुगर हो गया। तो इंसुलिन क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। और जब हम फास्टिंग करेंगे तो वही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में ग्लूकागॉन हार्मोन के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमको एनर्जी प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी बनते हैं? अभी आपको बताए हैं साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में श्वसन की क्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया। तो ये दोनों में वही एनर्जी एटीपी के रूप में लिख लेगा, लेकिन दोनों का पूछने का ढंग अलग अलग है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना? 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना? 38 एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसको हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी, एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ठीक है, और 2 एटीपी कहाँ बनेगा? 2 एटीपी साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, और 38 एटीपी ये आपको बन गया माइटोकॉन्ड्रिया में। 38 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? 38 एटीपी। नेक्स्ट, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। अभी बताएं मछली का श्वसन अंग क्या हो गया? गिल्स। ठीक है, फेफड़ा द्वारा कौन कौन लेता है? स्तनधारी, उसमें मनुष्य भी है, डॉल्फिन भी है, चमगादड़ भी है, व्हेल भी है।
जो भी बच्चे को जन्म देते हैं स्तनधारी 3 प्रकार के, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, ठीक है। एक प्रोटोथीरिया में अंडा देगा, अंडा से बच्चा निकलेगा। उसके बाद मेटाथीरिया में ये अर्धविकसित बच्चा को जन्म देगा और उसके पेट में मार्सुपियल पाउच होता है जिसमें बच्चा पूर्ण विकसित होता है, जैसे कंगारू, बैंडिकोट, ओपोसम। और यूथीरिया में पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म देता है जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये डॉल्फिन, चमगादड़, ये सब हो गए। तो ये सभी का सभी आते हैं स्तनधारी में। फेफड़ा जो है, स्तनधारी का मुख्य श्वसन अंग क्या हो गया? फेफड़ा। और उसके बाद ये सरीसृप, सरीसृप, और उसके बाद सरीसृप के साथ साथ पक्षी, जितने भी पक्षी हैं, उड़ने वाले हो या दौड़ने वाले, ये सभी का श्वसन अंग क्या हो गया? ये आपका हो गया फेफड़ा। त्वचा के द्वारा कौन कौन सांस लेगा? तो त्वचा के द्वारा सांस लेता है केंचुआ, केंचुआ, जोंक और मेढक। केंचुआ, जोंक और मेढक जो है ये त्वचा के द्वारा श्वसन का कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया। पंख के द्वारा कोई श्वसन का कार्य नहीं करता है। तो मछली में, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है, तो गिल्स की सहायता से। निम्नलिखित पादप अंगों में कौन सा अंग श्वसन अंग है? यानी पौधे किसके द्वारा श्वास लेते हैं? तो ये आपको हो जाएगा पत्ती, पत्ती के द्वारा श्वसन। और पत्ती में क्या होता है? एस्टोमाटा, एस्टोमाटा यानी रंध्र। और रंध्र जो है गैसों के आदान प्रदान, यानी श्वसन, ऑक्सीजन लेगा और CO2 बाहर निकलेगा। और यह जो है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी सहायक होता है। एस्टोमाटा में ही गार्ड सेल, गार्ड सेल यानी सुरक्षा कोशिका पाया जाता है। गार्ड सेल, सुरक्षा कोशिका पाया जाता है, ठीक है। और इसी के कारण जो है स्टोमाटा खुलता है और बंद होता है। स्टोमाटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है। और ये श्वसन अंग भी है, गैसों का आदान प्रदान भी होता है, ठीक है। और पौधे में पोटोमीटर के द्वारा, पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है। यानी पोटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन का दर किसके द्वारा मापा जाता है? पोटोमीटर से। फूल, फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और फूल जो है परागन, परागन की क्रिया में सहायक होता है। फूल क्या होगा? परागन की क्रिया में सहायक होता है। और जड़, जड़ के द्वारा जो है, ये जड़ जो है पौधे को स्थिरता प्रदान करता है और जल और खनिज लवण का अवशोषण कर जाइलम के द्वारा पौधे के अन्य भाग में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। के बाद ये हम लोग मूली, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर एवं शकरकंद, ये सभी में खाने योग्य वाला भाग क्या है? जड़ है। तो ये मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर और शकरकंद में हम लोग क्या खाते हैं? तो सभी का हम लोग जड़ खाते हैं। क्लियर? सभी का क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। फूल, फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और ये पौधे का मुख्य भाग है, मेन भाग है फूल। और फूल के कारण ही फूल में परागन होगा, परागन के बाद निषेचन होगा, और निषेचन के बाद पौधा में फूल और बीज और फल का निर्माण होगा, ठीक है। तो परागन के द्वारा ही फल और बीज का निर्माण होता है, ठीक है। और पत्ती, पत्ती का क्या क्या काम हो गया? तो पत्ती जो है पौधा में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होता है। पौधा में पत्ती क्या करता है? तो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होता है। यानी 3 काम, श्वसन का काम, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन का काम, सभी काम किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा किया जाता है,
क्लियर। नेक्स्ट, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होता है? ज्यादा हम लोग मेहनत करेंगे, तो ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है, तो ये वहां पर अनॉक्सी श्वसन शुरू हो जाता है, बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया शुरू हो जाती है, जिसके चलते मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है, और जिसके चलते थकान होगा और दर्द होगा। आप कभी एक्सरसाइज नहीं की हो और डिप्स कर लो तो यहाँ पर दर्द शुरू हो जाएगा। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। आप देखिएगा लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध फटने लगता है, दूध का खट्टापन, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है। ठीक है, एक किसका? लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण। नेक्स्ट, कहां पर पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे से अतिक्रमण करते हैं? तो श्वास नली में। जैसे आप देखिए, ये मान लो कि इस तरह से, ये इस तरह का है, तो देखो यहां पर ये दोनों अलग हो जाता है, आगे चल के ये ग्रसनी में, फूड पाइप में, ये आगे जाके ये दोनों पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करता है, यानी एक दूसरे से मिला हुआ होता है, तो श्वास नली में। ठीक है, और ये स्वर यंत्र जो है इसको क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, लैरिंग्स इसको बोलते हैं स्वर यंत्र, और वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। इसी से हमारी आवाज निकलती है, यानी लैरिंग से क्या होता है? हमारी आवाज निकलती है। ठीक है, तो ये आपको कहां पर पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करता है? तो श्वास नली में ये अतिक्रमण करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का श्रवण सिक्रीशन ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखो, इन्वर्टेज और जाइमेज, ये दोनों का सिक्रीशन होता है, लेकिन यहां पर हम लोग जाइमेज आंसर लगाएंगे। जाइमेज आंसर इसलिए लगाएंगे कि आप देखो C12H22O11, ये जल से प्रतिक्रिया करेगा ईस्ट, ये इन्वर्टेज एंजाइम स्रावित करेगा, ये बन गया C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज, और ये हो गया फ्रुक्टोज। ठीक है, अब देखो फिर वही ग्लूकोज C6H12O6, ये ईस्ट जिसका हिंदी में खमीर बोलते हैं, ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? खमीर। और इसका उपयोग आप जानते हो, पाव रोटी, डबल रोटी जहां बनता है वहां पर होता है। और ईस्ट में जो है ये विटामिन B1, B2 और B7 पाया जाता है। ईस्ट में विटामिन B1, B2 और B7 पाया जाता है। फिर यहां से निकलेगा जाइमेज, और ये बन गया 2C2H5OH, ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल प्लस 2CO2, ये गैस निकलेगा। आप देखिएगा, जब आप, ये ग्लूकोज है, असली फर्मेंटेशन यहीं पर होता है जाइमेज एंजाइम के द्वारा। आप देखोगे जब सुबह में आप सूर्योदय से पहले पीते हो ताड़ी, तो एक ग्लूकोज पीते हो, लेकिन सूर्योदय के बाद उसमें फर्मेंटेशन होता है और किसमें बदल जाता है? इथाइल अल्कोहल में। और उसमें इथाइल अल्कोहल यानी पीने वाला अल्कोहल है, शराब में यही होता है। और देखिएगा वहां पर झाग बनता है, तो यहाँ पर CO2 गैस निकलती है, इसलिए देखिएगा झाग बनता है। जितना भी पेय पदार्थ है, वो लिम्का हो, स्प्राइट हो, कोको कोला हो, बियर हो, जहां भी झाग बनेगा सब कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो जितना पेय पदार्थ है सब में CO2 गैस होता। ठीक है, और ये इथाइल अल्कोहल, इसलिए देखिएगा सूर्योदय के बाद जो लोग पीते हैं तो इथाइल अल्कोहल पिएंगे,
और पी के नाली में पड़े रहेंगे, लगेगा 5 स्टार होटल में सोए हुए। लेकिन सूर्योदय से पहले जब पीते हैं तो ग्लूकोज पीते हैं। तो निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्राव सिक्रीशन ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है, क्या हो जाएगा? जाइमेज। लाइपेज जो है ये अग्न्याशय से स्रावित होता है और ये वसा के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। यानी वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा। या फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करता है? परिवर्तित करने का काम। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? कंठ को क्या कहेंगे भाई? मानव शरीर में कंठ, जहां से हमारी आवाज निकलती है, तो मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तब वॉइस बॉक्स कहा जाता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहां से हमारी आवाज निकलती है। ठीक है, उसी को वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेवार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये जो देखो यहाँ पर एक ठुड्डी टाइप का निकला होता है, उसको हम लोग कहते हैं एडम्स ऑफ एप्पल, एडम का सेब। यहाँ पर देखिएगा ये मेल में निकलता है, इसलिए उनका आवाज मोटा होता है। ठीक है, और फीमेल में वो नहीं होता है, इसलिए उनका आवाज पतला होता है। तो एडम्स ऑफ एप्पल जो है ये आवाज जो है ये बढ़ाने के लिए होता है। लैरिंग्स, यहीं से हमारी आवाज निकलती है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये है मेल हार्मोन, मेल हार्मोन है। ठीक है, और ये मेल सेक्स हार्मोन, इसको आप बोल सकते हो मेल सेक्स हार्मोन। ये मनुष्य में सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीय लैंगिक लक्षण के जिम्मेवार में क्या होता है? सहायक होता है। मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल करियर, दाढ़ी मूछ का होना, शरीर पर बालों का विकास, एक्सटर्नल ऑर्गन का विकास, आवाज का मोटा होना, ये सब द्वितीय लैंगिक लक्षण के निशानी है। टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ये होता है। फेरिंग्स, यहां पर ये होता है फेरिंग्स। ठीक है, और ये लैरिंग्स, यहीं से हमारी आवाज निकलती है। तो एडम्स ऑफ एप्पल जो है ये आवाज बढ़ाने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? तो होती तो 3 मिलियन है, लेकिन यहाँ 2 मिलियन 4 मिलियन दिया हुआ है, तो आंसर हम लोग 4 मिलियन करेंगे। 3 मिलियन होता है, लेकिन आंसर हम लोग 4 करेंगे, कम नहीं करेंगे। ठीक है, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? तो हेमोग्लोबिन है। श्वसन पिगमेंट क्या है? हेमोग्लोबिन है। यह ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और CO2 से प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ये श्वसन पिगमेंट है और ये आरबीसी के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये देखो मेलानिन जो है, इसी के कारण त्वचा जो है काली होती है। काली त्वचा, जिनके शरीर में मेलानिन का निर्माण ज्यादा होगा उनकी त्वचा काली, और जिनमें कम होगा उनकी त्वचा गोरी। क्लोरोफिल, इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। ये रोडोप्सिन और आइडोप्सिन ये आंख में पाया जाता है। ये रोडोप्सिन पिगमेंट है। ये रोडोप्सिन और आइडोप्सिन ये आंख में पाया जाने वाला रोड सेल में रोडोप्सिन होता है और कोन सेल में आइडोप्सिन होता है। क्लियर? ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु, कितना कार्बन अणु में? 3 कार्बन अणु में, यानी पायरुविक एसिड में टूटता है। पायरुविक एसिड में टूटेगा, और पायरुविक एसिड में कितना? 3 कार्बन अणु होते हैं। तो श्वसन के दौरान ये जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है।
ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। नाभिक को, न्यूक्लियस केंद्रों को क्या कहेंगे? कोशिका का मस्तिष्क। यकृत, यकृत का औसत वजन कितना होता है? 1500 ग्राम। ठीक है। और यकृत का औसत वजन 1500 ग्राम। अग्न्याशय जो है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी। अग्न्याशय क्या करेगा? अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है। यह एंजाइम भी स्रावित करता है और ये क्या करेगा? हार्मोन भी स्रावित करेगा। ये था आपका 25 क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है। तो ये आपको डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। तो ये आपको डिस्कशन क्लास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बाय।